अस्सलाम वालेकुम। हम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो लोग गलतियां करते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में और उसकी एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो उस सीरीज़ की आज की वीडियो इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के दौरान हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। तो चलें स्ट्रेट अवे चलते हैं टू आवर टॉपिक और हम वन बाय वन वो गलतियां देखना शुरू करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के को हायर करते हुए हम करते हैं और इवेंचुअली वो फिर गलतियां करते हैं। करेक्ट स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्टर चूज ना करना, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलती है कि हम करेक्ट स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्टर चूज ना करें। मैं एग्जांपल इसमें देता हूँ। सबसे पहले ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देना जिनका काम कंस्ट्रक्शन करना ना हो बल्कि वो सिर्फ मिडिल मैन या कमीशन एजेंट हो। वो क्या करते हैं, वो काम पकड़ते हैं और काम आगे किसी को सबलेट कर देते हैं। मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए, उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, उन्हें आप काम मत दें। दूसरे इस तरह के लोग होते हैं मिस्त्री या मज़दूर जो साथ साथ वैसे अपनी मजदूरी कर रहे होते हैं, साथ साथ जब भी उन्हें ठेका मिलता है वो ठेका पकड़ लेते हैं। उन्हें काम देने में कोई हर्ज नहीं, उन्हें काम आता होता है लेकिन उन्हें मैनेजमेंट नहीं आती और साथ में उन्हें ड्राइंग्स पढ़नी भी नहीं आती। जब मैनेजमेंट नहीं आती तो वो मुख्तलिफ लोगों को मैनेज नहीं कर सकते और जैसे मैंने बताया कि उन्हें ड्राइंग्स पढ़नी नहीं आती तो उसमें बड़ा मेजर इशू हो सकता है। आपका कमरा गलत जगह बन सकता है। आपने एक और एग्जांपल, कमरा गलत जगह बनना तो बहुत बड़ा इशू है लेकिन चलें एक छोटी सी एग्जांपल भी साथ दे देता हूँ कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपने देखा होगा कि सीढ़ी के राइजर्स यानी कि सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप या आखिरी स्टेप वो जितना हाइट होती है उनसे थोड़ा कम होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ड्राइंग्स पढ़ी नहीं होती, वो अपने एक्सपीरियंस पे सीढ़ियाँ बना रहे होते हैं और एंड में पता लगता है कि वो उसे बैलेंस नहीं कर सके। उसके बाद ऐसे लोग जो खुद से सारे काम करना चाहते हैं, मतलब वो रोज़ जाते हैं अड्डे पे, अड्डे से मज़दूर और मिस्त्री पकड़ के ले आते हैं, उनसे काम करवाते हैं और 2 4 5 दिन वो लोग काम करते हैं, फिर कोई नहीं आया तो वो एक नया अड्डे से मज़दूर पकड़ के ले आते हैं और उनसे काम कराते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके पास भी सेट ऑफ स्किल्स और सेट ऑफ टीम नहीं होती जिनसे वो ये सारा काम करवा सकें। उनसे भी परहेज़ करना चाहिए। और लास्टली बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ना तजर्बाकार बंदे को काम दे देना। ना तजर्बाकार बंदा ये मतलब होता है, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि मेरी फैमिली में फ़लाँ फ़ारिग है, मेरा भाई फ़ारिग है, उसके पास कोई काम नहीं है, मेरा कज़न फ़ारिग है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो हम उससे घर बनवा लेंगे। तो जिसके पास कोई काम नहीं है, जो कोई काम नहीं करता, मेरे कहने का मतलब है, उस पर आप पूरे घर का रिस्क कर रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम आपका घर बिल्कुल सही से बना देगा। तो इस चीज़ से भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है और बाद में आपकी रिश्तेदारी या आपका ताल्लुक भी ख़राब होता है। बिकॉज़ एक तो महंगा घर बन जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है और साथ में महंगा ही नहीं गलत घर भी बन जाता है। तो एक तो आपका ताल्लुक ख़राब होता है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका बुरा हो जाता है। दूसरी गलती ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना जिसको ड्राइंग्स ही नहीं पढ़ना आती। मैंने थोड़ा सा इसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया है, लेकिन खाली वो मिस्त्री और मज़दूर नहीं होते जिन्हें ड्राइंग्स पढ़नी ना आती हो, और भी बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैंने रिश्तेदार या ना तजर्बाकार आदमी का जिक्र किया, उन्हें भी ड्राइंग्स पढ़नी नहीं आती। इसके अलावा कुछ लोग जो मतलब पढ़े हुए नहीं होते, जिनके पास ये स्किल नहीं होती, वो ड्राइंग्स नहीं पढ़ सकते। अब जब वो ड्राइंग्स पढ़ ही नहीं सकते तो फिर वो उस तरह से बनाते नहीं हैं और फिर वही गलतियां आ जाती हैं कि कभी सीढ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कमरा गलत जगह बन जाता है, कभी दीवार गलत जगह बना दी जाती है। तो आपका मटेरियल भी ज़ाया हो रहा होता है और साथ में आपको लेबर कॉस्ट भी पड़ रही होती है और टाइम ज़ाया तो हो ही रहा होता है, जिसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन अगर आपको पड़ती है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है जिसे ड्राइंग्स पढ़नी आती हों। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ नहीं किया तो मेरे ख्याल में आपने एक गलती कर ली। तीसरी गलती कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते हुए ये होती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर से हम रेट ले लेते हैं, हर एक से हम रेट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक गलती है क्योंकि आप प्री क्वालिफ़िकेशन का जो स्टेप है वो मिस कर रहे होते हैं। बाय प्री क्वालिफ़िकेशन का स्टेप कि ये
मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी एवेल्यूएशन के कौन बंदा सही काम करता है, अच्छा काम करता है, मल्टीपल काम कर रहा है या किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं और सीधा हम हर एक को फ़ोन करते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है। तो उसमें आपको मुख्तलिफ स्लैब्स मिलेंगे। कुछ लोग तेज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं और क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं होता, वो कम रेट भी दे देते हैं। कुछ लोग क्वालिटी फोकस्ड होते हैं, उनका रेट हाई होता है। कुछ लोग सुपरविजन बड़ी रेगुलर करते हैं आपके प्रोजेक्ट की, कोई गलती ना हो, उनके इंजीनियर्स भी आ रहे होते हैं, आर्किटेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, वो सारे लोग साइट पे आ रहे होते हैं। तो जाहिर है उन कॉस्ट की भी एक ओवरहेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरा आर्किटेक्ट आके हर 15 दिन बाद वहाँ चक्कर लगाता है और चेक करता है कि कोई गलती हुई है या नहीं, तो अगर वो आ रहा है तो उसको एक सैलरी मैं पे कर रहा हूँ या एक सर्टेन अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ। वो अमाउंट बेसिकली आपको ओवरहेड्स में ज़ाहिर चार्ज करनी है उसने इवेंचुअली, तो उसके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ कोई सुपरविजन नहीं है। तो मल्टीपल लोगों से रेट लेने से पहले आप प्री क्वालिफाई करें। तो सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स पे आप उन्हें एक सर्टेन नंबर दें। फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स होने चाहिए जो उनकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके, और लेट्स से 40 आप रेट के लगा दें। अब वो जो 40 मार्क्स होंगे उस पे आप बाद में उनसे कोट्स लेके और उन्हें नंबर करें, और इसे बाइस मत करें। जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आपकी इस सारी एवेल्यूएशन और एनालिसिस के बाद आता है उसे आप काम दें और उससे काम करवाएं। अगली गलती ये है कि बग़ैर अपना होमवर्क किए रेट लेना शुरू कर देना कंस्ट्रक्शन के। ये गलती ऐसे ही है कि आप ना डिज़ाइन करवाते हैं ना कुछ करते हैं और स्ट्रेट अवे कॉल करते हैं कि मेरा 5 मरले का या 125 गज़ का घर है या मेरा 10 मरले या 250 गज़ का घर है, और मुझे आप रेट दे दें कि कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्च आएगा। ऐसा ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने अगर अंदाज़ा लगाना है तो अगेन बहुत से सोर्सेज से आपको अंदाज़ा पता लग जाएगा। वीडियोस देख के पता लग सकता है, अपने जानने वाले किसी ने घर बनाया उससे पता लग सकता है कि क्या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही है। बट रेट्स इस तरह मत लें, क्योंकि अगर आप रेट्स लेंगे और उसी एनालिसिस या उसी बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को देंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई इस तरह रेट मांगेगा तो मैं उसे हायर एंड पे रेट दूंगा, क्योंकि कल को मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी टाइप के भी लोग होते हैं जो आपको बहुत कम रेट दे देते हैं और आप खुशी खुशी उनसे इवेंचुअली नक्शा बनवाने के बाद काम करवाना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनसे काम करवाना शुरू करते हैं तो उनका माइंडसेट ये होता है कि पैसे तो पूरे कर ही लाएंगे, हम आपसे किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट ले लेंगे, अभी हमने आपको कम कोट किया है। दैट्स देयर माइंडसेट। दे डोंट टेल यू कि ऐसा होना है, हमने आपसे कम पैसों में डील डन की है और बाद में हम किसी ना किसी बहाने से मटेरियल सप्लाई करके कुछ करके आपसे पैसे निकलवा लेंगे। तो इसका नुकसान ये हो जाता है कि आप अगर लेट्स से एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को रेट्स उनसे लेना शुरू कर देते हैं तो बाज़ दफ़ा आप वही डिसीजन कर लेते हैं कि आपने किससे काम कराना है। अगर आप बजट जानना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका भी है, या आपके पास एक सर्टेन पैसे हैं आप उसमें काम करवाना चाह रहे हैं तो उसका एक और तरीका भी है। जब आप आर्किटेक्ट के पास जाएं तो उसे कहें कि ये मेरे प्लॉट की डायमेंशंस हैं और मेरा डिज़ाइन ऐसे करो कि वो उस बजट में कंस्ट्रक्ट हो, रादर देन कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछना कि मेरा कितना खर्च आएगा। आप आर्किटेक्ट को ये टारगेट दें और आर्किटेक्ट उस टारगेट को उसे अचीव करना चाहिए, या उसे आपको कह देना चाहिए कि जी ये नहीं हो सकता तो मैं इस बजट में नहीं कर सकता, इस बजट में आपका घर नहीं बनेगा, और उसे आपको एक्चुअली बता भी देना चाहिए, ना कि आपको गलत डिज़ाइन करके दे दे, जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल में लोग नहीं करेंगे। एक और गलती जो हो सकती है वो ये है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ना करना। आपने मुख्तलिफ लोगों से, ग्रे स्ट्रक्चर की आपको एग्जांपल देता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से रेट लिया, एक ने बीच में बाउंड्री वॉल डाली हुई है, एक ने नहीं डाली हुई, कुछ ने शेड का बीच में रेट डाला हुआ है, कुछ ने नहीं डाला हुआ। तो ये सारा एलेबोरेट उनसे डिटेल लें। जब आप बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपके पास नक्शा वगैरह तैयार होता है, अब आपने एक बंदे को चूज़ करना है, तो उन्हें एक ही बेसिस पे एवेल्यूएट करें। ऐसा ना हो कि मैं शायद आपको बाउंड्री वॉल बीच में ना डाल के रेट दे रहा हूँ और कोई और बाउंड्री वॉल डाल के रेट दे रहा हो, और उसका रेट अगर हम
दोनों को एवेल्यूएट करें तो उसका रेट कम निकलना हो, लेकिन हम चूंकि उस वक्त अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रही हो, उस बेसिस पे आप मुझे चूज़ कर दें या मे भी उसे चूज़ कर दें किसी और रीज़न की वजह से। तो सबको एक लेवल और एक स्केल पे लाके उन्हें एवेल्यूएट करेंगे तो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। अगली गलती कॉन्ट्रैक्टर को पैसों पे चूज़ करना है। जैसे मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया और पहले भी वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर को ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे ये रेट मिला है, उससे ये रेट मिला है, उससे ये रेट मिला है, तो मैं जो मुझे कम देगा उस पर मैं फाइनल कर दूँगा। तो बिल्कुल, अगर तो आपने प्री क्वालिफाई किया हुआ है तब आप कम पैसों पे दे सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ इसे डिटर्मिन करना कि जी जो सबसे कम रेट देगा ये एक गलती है, और इस पे मैं बार बार एम्फसाइज करता रहूँगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स या पेमेंट स्केड्यूल ना चूज़ करना ये भी एक गलती है। आपने किस स्टेज पर आकर पेमेंट देनी है टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको फाइनलाइज करना है। क्या पेमेंट के टर्म्स होंगे, कोई माइलस्टोन सेट होंगे, कोई टाइमलाइन सेट होंगे। नॉर्मली माइलस्टोन सेट करना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, तो आपको माइलस्टोन सेट किए हुए होने चाहिए कि इस स्टेज पे आके मैं आपको नेक्स्ट पेमेंट दूंगा, और वो क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए। अगर आप ऐसा खुद नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आ रही, या आपको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको जो दिया है उस पर किसी भी स्टेज पे वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले जाएगा काफ़ी सारे, सर्टन जहाँ तक उसने कंस्ट्रक्शन की होगी, तो उसका मैं आपको एक इलाज बता देता हूँ। एक कंसल्टेंट हायर कर लें जो ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट करे, क्योंकि पहले भी हमने बातें की हैं कि आपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है, आपने कॉन्ट्रैक्टर को एवेल्यूएट करना है उसके स्किल सेट पे और सब कुछ। तो ये काम करना एक लेमैन के लिए मुश्किल होता है, और हम ये करना भी खुद चाह रहे होते हैं, हम थ्रू कंसल्टेंट नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ हम ऐसे ही करते हैं, हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, कंसल्टेंट उसकी क्वालिटी चेक्स रखता है, एवेल्यूएट करता है, निगोशिएट करता है, ये सारे काम वो करता है। जब हम अपना घर बना रहे होते हैं तो हम ये मिस कर जाते हैं। इसलिए आप कंसल्टेंट भी रख सकते हैं, और अगर आप अस्यूम करते हैं कि आप ये काम खुद कर सकते हैं तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट टर्म्स सेट करना एक अच्छी ऑप्शन है, और उसे जॉट डाउन करना, साइन करना, ताकि उसे भी पता हो कब पेमेंट जा रही है और कब पेमेंट उसे मिलनी है, और आपको भी पता हो कि कब आपसे कैश आउटफ्लो आएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड कर दूँ, वेरिएशन ऑर्डर आता होता है। आपको कोई वेरिएशन आ गई तो वो इस पेमेंट में नहीं शामिल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की एक्सपेक्टेशन ये है कि लेट्स से माइलस्टोन तक पहुंचते हुए एक ऐसा काम आ गया जो आपने पहले उसे नहीं बताया था, आप उसे बता रहे हैं, तो उसकी पेमेंट आप अलहदा से करें, क्योंकि अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाती हो जाएगी। अगली गलती जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ वो पिछली गलती से बिल्कुल मुख्तलिफ है स्केड्यूल की ही बात, लेकिन कंस्ट्रक्शन का स्केड्यूल हम बात कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन के स्केड्यूल को सिंक्रोनाइज होना पेमेंट के स्केड्यूल से, क्योंकि हमने पीछे पेमेंट स्केड्यूल की बात की, बट ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। आपको कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का स्केड्यूल लेना है और लेना चाहिए, और साथ में वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपके पेमेंट के स्केड्यूल से। जैसे जैसे वो माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं वैसे वैसे वो सारा कुछ आप उसे पेमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन आपके कंस्ट्रक्शन के स्केड्यूल का भी आपको पता होना चाहिए कि इस डेट को ये काम हो जाना है। 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 2 महीने 4 महीने ऊपर नीचे होना वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों को सिंक्रोनाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे पेमेंट होना या वो होना वो इशू नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट लोड कर लेते हैं, यानी कि वो बुनियादें बनाने में इतने ज़्यादा पैसे ले जाते हैं कि शायद वो अपना सारा प्रॉफिट ले जाते हैं, या पहली छत तक वो आपसे इतने पैसे ले चुके होते हैं कि जितना उन्होंने पूरे घर पे प्रॉफिट कमाना होता है वो निकाल के लेके जा चुके होते हैं। अब उस सूरत में फिर 2-3 मसले आ जाते हैं। पहले आपको ये मसला आता है कि जब वो प्रॉफिट ले गए तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया। दूसरा, आपके कैश आउटफ्लोज जल्दी हो जाते हैं।
तीसरा, आपकी निगोशिएशन उस तरह की नहीं रहती, आप डर डर के फिर उससे काम कह रहे होते हैं, आप कहते हैं चलें जी दफ़ा करें, ये आप रहने दें, आप काम करें ना, क्योंकि जाहिर है कुछ ना कुछ छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स तो कंस्ट्रक्शन में आती ही हैं, जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो। ये नहीं होता कि हर बात आप मानते जा रहे हैं या हर बात वो मानते जा रहे हैं। तो उस स्टेज पे आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे फ्रंट ओवरलोड ना करा बैठे अपने कॉन्ट्रैक्ट को। अगेन इसके लिए भी वही कंसल्टेंट काम कर रहा होता है और पेमेंट स्केड्यूल और आपका जो कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल है उसे सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। अगली गलती कॉन्ट्रैक्टर को ये जाके बताना है कि मुझे प्रीमियम क्वालिटी या प्लैटिनम क्वालिटी या ए क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी या जो भी क्वालिटी उसका घर चाहिए। देखें, आपका घर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें स्पेसिफिक्स डिस्कस करें। हमें चाबी चाहिए, बिल्कुल चाबी चाहिए, आप चाबी लें, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली मेंशन करें कि कौन सी टाइल चाहिए, कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सा सरिया लगाना है, ये सारा क्लियरली मेंशन करें। इन चीज़ों पे कि प्लैटिनम क्वालिटी घर या फलां क्वालिटी घर, इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव ना करें, बिकॉज हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। प्लैटिनम क्वालिटी क्या है? हमें क्या उसमें स्लाइडिंग गेट आ जाता है? क्या उसमें वो स्मार्ट होम होता है? क्या होता है वो? इस चक्कर में आप ज़्यादा पैसे दे बैठते हैं। आप स्ट्रेट अवे जाके उन्हें बताएं कि ये मुझे मटेरियल चाहिए, या इस मटेरियल की मुझे नहीं पता कौन कौन से मटेरियल अच्छे हैं, फिनिशिंग में ख़ासकर ये ज़्यादा होता है, तो वो जाके स्पेसिफाई करें। अगर आपको उस वक्त मटेरियल की समझ नहीं आ रही या ब्रांड की समझ नहीं आ रही, तो उससे भी एक अच्छी ऑप्शन आपको बताऊं, आप रेट फिक्स कर लें कि मैं 4,000 वाली टाइल लगाऊंगा, मैं 5,000 वाली, मैं 20,000 वाली, जो भी 20,000 वाली टाइल लगवाऊंगा तो ये रेट आएगा। अगर लेट से 20,000 वाली टाइल आप कम करवा देते हैं, आप उसकी जगह 10,000 वाली टाइल ले लेते हैं, ये मैं एक्सपेंसिव टाइल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो बकाया 10,000 है वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को वापस देने चाहिए। इसलिए क्वालिटीज़ पे मत जाएं। इसमें नॉर्मली हम लोगों का यानी कॉन्ट्रैक्टर्स का मार्जिन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि क्या ए क्वालिटी है, क्या बी क्वालिटी है, क्या प्रीमियम क्वालिटी है, किसी को पता नहीं होता। मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि ये पाकिस्तानी टाइल है, ये प्रीमियम क्वालिटी में आती है। अब आप शायद स्पेनिश टाइल प्रीमियम क्वालिटी में सोच के बैठे हो, तो अब आपको, अगर आपने मुझे प्रीमियम कहा हुआ है तो यू हैव टू एग्री टू मी कि प्रीमियम क्वालिटी में ये आता है तो ये लगेगा। इसलिए स्पेसिफिकली हमें प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई और चूज करने। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को निगोशिएट ना करना, ये वो गलती है जो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको बतानी नहीं चाहिए, बट हर एक ने मार्जिन रखा हुआ होता है कि लोग हमसे निगोशिएट करेंगे। जैसे दुकानदारों के पास आप कपड़ा लेने जाएं तो 99% दुकानदारों ने ये मार्जिन रखा हुआ होता है कि निगोशिएशन होगी और रेट ऊपर नीचे, कुछ ब्रांड्स को छोड़ दें आप, तो निगोशिएशन का मार्जिन कंस्ट्रक्शन में भी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट जब करना है ठेकेदार से तो उससे निगोशिएट करना है, उससे रेट कम कराना है, सेम मटेरियल सेम स्पेक्स, लेकिन रेट में जितनी छूट ले सकते हैं उतनी लेनी है। अगली गलती यह है कि बगैर थॉरो कॉन्ट्रैक्ट किए काम शुरू कर देना। अब आपने ना कोई लिखत पढ़त की, कुछ नहीं किया और आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा काम शुरू कर दो। इस तरह ये बहुत बड़ी गलती है। बाद में इतनी कन्फ्लिक्ट्स आती हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि ये घर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इसमें सारी गलती कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है, आपने उसे क्लैरिटी ही नहीं दी, एक पेपर लिखा ही नहीं, आपके पास शायद टाइम नहीं था, आप जल्दी में थे, कुछ भी था। अब चीज़ें बहुत वेग हो गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं थी। उसका नुकसान ये हुआ कि उसे भी पता नहीं था, वो कुछ और एज्यूम करके आपको वो रेट दे बैठा था। अब आपको इसे फाइनलाइज करना है और फिर कोई बात आपको उसकी माननी पड़ेगी, कोई बात वो आपकी मान जाएगा। लेकिन अगर ये पहले लिखा हुआ हो तो वो बुजुर्ग कहते थे ना जी, लिखत पढ़त बहुत ज़रूरी है, तो इस काम में भी लिखत पढ़त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो मैंने कर दी कि कंस्ट्रक्शन का स्केड्यूल आपने सेट करना है, उसे इम्प्लीमेंट भी कराना है, आपने अपने पे भी एप्लीकेबल करना है अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आप क्लाइंट हैं, और कॉन्ट्रैक्टर से भी कराना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे जा रहा है और आप डिलेज कर रहे हैं, ये भी गलत है। सो
वो जो स्केड्यूल आप लोगों ने फाइनल किया है उस स्केड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने भी भाग दौड़ करनी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी भाग दौड़ करनी चाहिए। तो वो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम रह सके। जितनी डिलेज आएंगे आपको उसका नुकसान होगा और कॉन्ट्रैक्टर को भी उसका नुकसान होगा। तो विन विन सिचुएशन नहीं बल्कि हम लूज लूज सिचुएशन की तरफ जा रहे होंगे। इसलिए जो भी स्केड्यूल है उसे इम्प्लीमेंट करें। अगली गलती ये है कि आपने ये फाइनल नहीं किया कि आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स रखते हैं। बाज स्टेज पे आपको ये फील होता है कि काम इतना बड़ा है कि आपको मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स उसके लिए हायर कर लेने चाहिए। ये सारे स्किल सेट्स एक कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्टेज आती है कि एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हुई होती है। प्लस्तर कोई करके गया है तो पेंट वाला आके कहेगा कि जिसने प्लस्तर सही नहीं किया मैं कैसे पेंट ठीक करूं। तो एट टाइम्स कुछ काम एक कॉन्ट्रैक्टर को देना मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, बाज़ दफ़ा एक कॉन्ट्रैक्टर को देना एक अच्छी ऑप्शन होती है और बाज़ दफ़ा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को देना एक अच्छी ऑप्शन होती है। तो ये जब आप प्री क्वालिफिकेशन कर रहे हैं इस वक्त फाइनल करें कि उनके पास क्या स्किल सेट है और उस पर आपने एक कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना है या अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल करने हैं तो आपने इंश्योर कैसे करना है कि उन्होंने क्वालिटी कैसे दी। अगर आप ऐसा नहीं डिसाइड कर पाते और गलत कर लेते हैं, लेकिन मतलब अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने में कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास खिड़कियां लगाने की भी स्किल हो, मेरे पास पेंट की भी स्किल हो, मेरे पास लेट्स से ब्रिक वर्क करने की भी स्किल हो। तो उस सूरत में मल्टीपल स्किल्स आपको अच्छी क्वालिटी की मुख्तलिफ लोगों से ले लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जी मैं सोलर सिस्टम का भी काम करता हूँ और मैं ब्रिक वर्क भी करता हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोलर के लिए शायद आपको कोई और कॉन्ट्रैक्टर लेना पड़े, इसलिए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को चूज़ किया जा सकता है। एट टाइम सिंगल कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना एक गलती भी बन जाती है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम आपको बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली। अगर कोई कुछ मिस हो गया हो तो आई एम सॉरी और वो कमेंट्स में ऐड कर दें आप। अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।